स्वागत है आप सभी का एकेडमिक विंग्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे जो हमारा संविधान जो है उसका विकास हुआ है अलग अलग पीरियड में, अलग अलग स्टेज में। जो ब्रिटिश के समय में, ब्रिटिश काल में जो जिस तरीके से अलग अलग एक्ट्स आते थे, चाहे वो चार्टर एक्ट हो या फिर काउंसिल एक्ट हो या फिर जो भी अलग अलग जो रेगुलेटिंग एक्ट्स आते थे, उनके थ्रू कौन कौन से प्रोविजंस लिए गए, किस तरीके से हमारा संविधान जो बाद में बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा जिसको निर्माण किया गया, ड्राफ्ट किया गया, तो उस रूप में किस तरीके से पहुंचा, किस किस स्टेज में पहुंचा, उसी को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं कि क्यों आखिरकार संवैधानिक विकास की आवश्यकता पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी। तो पहले ये जानना जरूरी हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें इसको 1757 में, 1757 में क्या हुआ था कि बैटल ऑफ पलासी हुआ था। बैटल ऑफ पलासी में जब अंग्रेजों ने जीत हासिल की, जो उस वक्त कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने जब जीत हासिल की तो उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे यहाँ पर उनका प्रभुत्व बढ़ने लगा। लेकिन उसके बाद उससे भी जो एक ज्यादा निर्णायक युद्ध होता है 1764 में, 22 अक्टूबर 1764 को बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। और उस बैटल ऑफ बक्सर के जीतने के बाद एक संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि, जिसको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। इसके तहत क्या हुआ था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन क्षेत्रों में ब्रिटिश जो थे उनको दीवानी राइट्स मिल गया था। दीवानी राइट्स, अब दो तरह के राइट्स होते हैं, एक होता है फौजदारी राइट्स और एक होता है दीवानी राइट्स। फौजदारी कहने का मतलब है जो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जो मामला होता है उसको उसमें देखा जाता है। और जो दीवानी राइट्स है उसमें लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का मामला होता है। तो ब्रिटिश जो थे उनको सिर्फ और सिर्फ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का मौका मिला था। और इससे क्या होता है कि एक तरीके से उनका पहला हस्तक्षेप था यहाँ के शासन प्रशासन में, यहाँ पर नीति में। और इसके बाद वो धीरे धीरे डेवलप होता चला जाता है। और डेवलप होते होते क्या होता है कि कंपनी जो थी वो वीक पड़ जाती है। कंपनी जो थी उसका रेवेन्यू कंट्रोल, जो रेवेन्यू जो था, रेवेन्यू ग्रोथ जो था, वो धीरे धीरे क्या हुआ, गिरने लगा। और कंपनी के जो अधिकारी थे वो अमीर होने लगे। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार जो था वो चरम पर पहुंच गया और कंपनी के अधिकारी अपना खजाना भरने लगे। और जो कंपनी जो थी उनको वो लॉस में जा रही थी, कंपनी का लॉस दिख रहा था ब्रिटिश को। तो इसी के तहत क्या होता है कि जो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उन्होंने सोचा कि हम इंडिया में जो कंपनी का जो टेरिटरी है, जो कंपनी का जो अधिकार क्षेत्र है, उसको हम सिर्फ और सिर्फ कंपनी के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। हमको कहीं ना कहीं इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और इसमें किस तरीके से वहां पर शासन प्रशासन किया जाएगा उसमें हमको हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और इसी के तहत क्या होता है, जो अलग अलग तरीके के एक्ट्स लाए जाते हैं कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए, यहाँ पर इसको जांच करने के लिए। उसी क्रम में 1773 में पहली बार कोई एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब इसमें क्या है, दो पीरियड में एक्ट्स आते हैं। पहला पहला जो होता है, अगर हम इसको 1773 से देखें तो 1773 से लेकर के और जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, उससे पहले तक का जो काल था, उस दौरान जो एक्ट्स आए वो कंपनी रूल के दौरान एक्ट्स आए। और उसके बाद अप टू 1947 यानी कि आजादी के काल तक, 1857 की क्रांति के बाद आजादी के काल तक, यानी कि 1861 का जो एक्ट आया था उस दौरान से अगर हम देखें तो वो क्या आया, वो आया क्राउन रूल। यानी कि उसके तहत क्या होता, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी वो डायरेक्ट रूल कर रही थी। तो एक तरीके से हम लोगों ने इसको बैकग्राउंड को समझा। अब इसको हम लोग फीचर्स वाइज देखते हैं, स्पेसिफिक अलग अलग एक्ट्स को देखते हैं। तो पहला जो हमारा एक्ट होगा वो होगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। फर्स्ट जो है हमारा वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये पहली बार लाया गया था कंपनी के मामले में दखल देने के लिए, कंपनी के अफेयर्स को यहां पर रेगुलेट करने के लिए। किसके द्वारा लाया गया था, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया था। इसमें जो पहला प्रोविजन था जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो ये था कि उस वक्त क्या होता था कि तीन यहां पर प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। एक प्रेसिडेंसी जो थी वो बॉम्बे, एक थी बंगाल और एक थी मद्रास।
3 इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी। इसमें जो सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी वो बंगाल थी। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या किया गया कि सबसे पहले उस वक्त कि तीनों में गवर्नर अपॉइंट होते थे, बंगाल में भी गवर्नर अपॉइंट होते थे, बॉम्बे में भी अपॉइंट होते थे और मद्रास में भी अपॉइंट होते थे। तो बंगाल के गवर्नर को क्या किया गया, उनको प्रमोट कर दिया गया। उनको उनका जो पोस्ट था वो गवर्नर से बढ़ा करके क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल के पोस्ट उनको दे दिया गया। और साथ ही साथ ये जो बॉम्बे और जो मद्रास थी, जो ये दो प्रेसिडेंसीज थी, इसको बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनके सबऑर्डिनेट कर दिया गया। यानी कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी वो कहीं ना कहीं सुप्रीम हो गई और बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी वो इसके सबऑर्डिनेट आ गई। तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसको लिखते हैं कि किस तरीके से ये हुआ। तो पहला तो यही हो जाएगा कि गवर्नर ऑफ बंगाल was made गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। नेक्स्ट जो प्रोविजन था, उस नेक्स्ट प्रोविजन में क्या हुआ कि बॉम्बे एंड मद्रास, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी उसको सबऑर्डिनेट कर दिया गया। सबऑर्डिनेट टू बंगाल। ये दोनों जो प्रेसिडेंसीज हुई वो बंगाल के प्रेसिडेंसी के सबऑर्डिनेट हो गई। कौन? बॉम्बे और मद्रास सबऑर्डिनेट बंगाल की हो गई। और गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा क्या था कि इसी एक्ट के तहत एक प्रोविजन दिया गया था जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कलकत्ता में। और यह स्थापना कब हुई? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कहां पर होती है? तो कलकत्ता। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापना होती है 1774 में। 1774 में कलकत्ता में, उस वक्त कलकत्ता को जो आज कोलकाता है उस वक्त कलकत्ता कहते थे, तो कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रोविजन के तहत। और इसमें जो होते हैं वो 3 न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और मुख्य न्यायाधीश का जो नाम है वो काफी इंपॉर्टेंट है। उनका नाम क्या था? एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे जो था वो उनका नाम था। ये क्या थे? चीफ जस्टिस। ये मुख्य न्यायाधीश थे और इनके बारे में काफी सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कहां हुई? तो कलकत्ता में हुई। कब हुई? 1774 में। एलिजा एम्पे जो थे वो चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश थे। इसमें 3 अन्य न्यायाधीश थे लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश का नाम कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो एलिजा एम्पे उनका नाम इंपॉर्टेंट है। अब अगला जो प्रोविजन था वो ये था कि कंपनी का जो यहाँ पर जो अफेयर्स था, जो कंपनी को किस तरीके से कार्य करेगी, किस तरीके से, तो उसके लिए एक रेगुलेटिंग बॉडी यहाँ पर बनाया गया था। उस रेगुलेटिंग बॉडी का नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है उसको स्थापित किया गया। अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करती? तो जो भी रेवेन्यू का यहाँ पर मसला है, जो भी रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैटर है, या फिर कोई भी जो सिविक मैटर है, इन सारे चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती थी और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट करती थी। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का यहाँ रिप्रेजेंटेटिव हो गया, जो यहाँ पर कंपनी के, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको पूरी तरीके से देखरेख करती और किस तरीके से वो काम करेगी उसको रेगुलेट करेगी। उसके अलावा क्या किया गया कि एक 4 मेंबर्ड गवर्नर जनरल काउंसिल, 4 सदस्यीय गवर्नर जनरल काउंसिल जो है
उसको बनाया गया, उसकी स्थापना की गई। और इसके तहत क्या होता था, ये जो 4 सदस्य थे तो इसमें 4 इसके मेंबर हो गए और इंक्लूडिंग एक कौन हो गए, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये 5 लोग हो जाते थे। तो गवर्नर जनरल बंगाल के जो थे वो किसी भी तरीके का जो काम करते थे, कोई भी लेजिस्लेटिव डिसीजन लेते थे या एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेते थे, तो ये बहुमत से लेना पड़ता था उनको, इस मेजोरिटी, इसीलिए इस गवर्नर जनरल काउंसिल को बनाया गया था और ये काफी इंपॉर्टेंट उस वक्त हो गया था। इसके साथ ये हुआ था और इसी के तहत क्या हुआ था कि पहली बार कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने पहली बार माना एक तरीके से कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो यहाँ पर टेरिटरी है, इसका जो पोजीशन है वो ब्रिटिश पोजीशन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का पोजीशन है। वो किसी कंपनी का अपना जो क्या कहते हैं उसका सोवरेन वो टेरिटरी नहीं है, एक तरीके से ये ब्रिटिश जो राष्ट्र है ये उसका है। और इसी के तहत क्या हुआ था कि एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की शुरुआत की गई थी भारत में पहली बार। अ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन was started। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसकी शुरुआत की गई थी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत पहली बार भारत में एक गवर्नर जनरल से, क्योंकि बाकी जो 2 थे उनको सबऑर्डिनेट कर दिया गया। अब एक और जो इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है एक, कि इसमें पूछा जाता है कि जो गवर्नर जो थे बंगाल के, जिनको कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था, तो उस वक्त कौन से व्यक्ति थे जो बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। तो ये पॉइंट पूछा जाता है और इसके बारे में काफी क्वेश्चंस में, तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं। इसमें जो 6th पॉइंट हमारा हो जाएगा कि फर्स्ट गवर्नर, पहले जो गवर्नर जनरल हुए ऑफ बंगाल, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो कौन बने, तो वो बने थे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, जिस वक्त से ये पोस्ट जो है वो बदला हुआ था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने, वारेन हेस्टिंग्स बने। और इनके बारे में काफी सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन था जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग वीवीआई कह सकते हैं। चलिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की हम लोग शुरुआत करते हैं। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट को देखते हैं। ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ये आया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस बीच में 1773 का जो रिलेटिंग एक्ट आया था और ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, तो उस बीच में 1781 में एक अमेंडमेंट एक्ट आया था, लेकिन वो काफी ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हम लोग स्किप कर सकते हैं और यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अब क्या होता है कि ये जो पिट्स इंडिया एक्ट था, तो इसका नाम पिट्स क्यों है, पिट्स इसमें क्यों लगा हुआ है, तो उस वक्त जो पिट्स जो थे वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। जो पिट जो थे वो क्या थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन थे, पीएम ऑफ ब्रिटेन। कौन, तो पिट्स। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझना जरूरी है कि आखिर जो पिट्स नाम में लगा हुआ वो क्यों लगा हुआ। इसमें बहुत ज्यादा प्रोविजंस नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ ये, इसमें भी वो माना गया था कि जो कंपनी का जो यहाँ का जो टेरिटरी है वो ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, तो उसको भी लिख लेते हैं। ये क्या है, कंपनी का जो टेरिटरी है, कंपनी का जो टेरिटरी है, कंपनीज टेरिटरी, वो क्या है, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया है, ब्रिटिश पोजीशन है, ब्रिटिश पोजीशन, ये ब्रिटिश की संपत्ति है। कंपनी सिर्फ और सिर्फ वहां पर एज ए रिप्रेजेंटेटिव वहां रूल कर रही है। पीएम ऑफ ब्रिटेन कौन थे, तो पिट्स थे उस वक्त, जिनके नाम पे ये एक्ट आया था। अब इस एक्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हो जाता है वो क्या होता है कि इस एक्ट के थ्रू जो द्वैत शासन, जो डुअल गवर्नमेंट जो सिस्टम था उसकी शुरुआत हुई, डुअल गवर्नमेंट्स की शुरुआत यहां से होती है। अब ये कैसे हुई, तो जो कंपनी का जो कमर्शियल अफेयर्स था,
जो व्यवसायिक जो उनका जो भी मामला था और राजनीतिक मामला यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स, उन दोनों को क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया और दोनों के लिए एक अलग अलग रेगुलेटिंग बॉडी बना दी गई जिसके थ्रू इस चीज को रेगुलेट किया जाता था, जिसके थ्रू क्या होता था, ये चीजें की जाती थी। वो इंपॉर्टेंट, तो आइए उसको देखते हैं। जो डुअल गवर्नमेंट की इसमें शुरुआत होती है, डुअल गवर्नमेंट, डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत होती है इसमें, ठीक है। और पहले से एक बॉडी क्या बनी हुई है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो बनी हुई है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम था, तो कमर्शियल अफेयर्स, जो भी कंपनी की जो व्यवसायिक जो मामले थे उनका देखरेख ये करती थी और इसके बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करती थी कि किस तरीके से यहाँ पर जो मामला चल रहा है, जैसे रेवेन्यू कलेक्शन का हुआ या फिर उस तरीके के जो और भी मामले थे। तो इसके साथ कौन जुड़ा हुआ था, तो कमर्शियल अफेयर्स, कमर्शियल अफेयर्स। दूसरा क्या था, एक नए क्या कहते हैं बॉडी को इंट्रोड्यूस किया गया, जिस तरीके से पिछले एक्ट के थ्रू क्या हुआ था, एक बॉडी बनाया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, तो उसी तरीके से एक नए बनाया गया बोर्ड जिसका नाम क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, दूसरा क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के तहत क्या हुआ, जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स थे, जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे कंपनी के, उसको किसके थ्रू मैनेज किया जाता था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के तहत। और जो कमर्शियल अफेयर्स थे उनको किसके थ्रू मैनेज किया जाता था, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और दोनों किसके रिप्रेजेंटेटिव थे, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो कंपनी को एक तरीके से यहां पर पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया और सारा जो रूरल रेगुलेशन जो अब होता था, सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, वो किसके थ्रू होता था, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू होता था, लेकिन इनडायरेक्ट वे, डायरेक्टली यहां पे रूल अभी वो नहीं कर रही थी, ठीक है। अब इसके तहत क्या होता है, इस दोनों बॉडी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थी वो ज्यादा पावरफुल हो गई। क्यों पावरफुल हो गई, तो ये जो है रेवेन्यू के मामले में, रेवेन्यू के मामले में, इस मामले में भी अपना जो टिप्पणी दे सकती है, अपना जो सुझाव हो सकता है वो दे सकती थी और साथ ही साथ वो लागू भी करवा सकती है। दूसरा क्या हो जाता है, जो मिलिट्री के मामले में, मिलिट्री के मामले में, मिलिट्री के मामले में जो था, इस मामले में भी इसका जो सुझाव था वो एक तरीके से बाध्यकारी हो गया था। वो क्या हो गया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कोई भी जो मामला होता था, चाहे वो रेवेन्यू का हो, मिलिट्री का हो, इस तरीके की चीजों में भी वो इंटरफेयर करती थी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स थे, जो किस तरीके से शासन प्रशासन चलेगा, वो सारों में क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो से था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो बात थी वो ज्यादा मजबूत हो गई थी। तो इस तरीके से इन दोनों बॉडी में अगर हम देखें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहीं ना कहीं क्या था, कि ज्यादा पावरफुल हो गया था। ये पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। इसमें पीट्स कौन थे, तो पीट्स जो थे उस तत्कालीन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। कंपनी का जो टेरिटरी था इसमें, इसके अंदर ये माना गया कि वो ब्रिटिश पोजीशन, यानी कि जो ब्रिटिश जो है उनकी पूंजी है। और इसमें जो डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई, यानी कि जो कमर्शियल अफेयर्स, जो व्यापारिक जो मामले होंगे वो अलग होंगे और जो राजनीतिक मामले होंगे, जिस तरीके से प्रशासन चलेगा, वो अलग होंगे। और यही पीट्स इंडिया एक्ट 1784 का एक तरीके से जिस्ट है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से संवैधानिक विकास जो था उसका बैकग्राउंड क्या था, और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसको हम लोगों ने देखा। 1784 का जो पीट्स इंडिया एक्ट था उसके क्या क्या प्रोविजंस थे, इसको हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के जो एक्ट वगैरह आएंगे उनकी चर्चा करेंगे, जैसे कि 1813 का एक्ट हो गया, 1833 का एक्ट हो गया, या फिर 1858 का एक्ट हो गया। उससे आगे जितने भी 1947 तक जो एक्ट्स आए उनकी हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।